जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भयानक लैंडस्लाइड हो गया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। ताजा हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भयंकर लैंडस्लाइड की है। यात्रा मार्ग पर सुबह करीब 8 बजे बाणगंगा के पास भारी भूस्खलन हो गया। कटरा से भवन की ओर जाने वाले पुराने यात्रा मार्ग पर स्थित बाणगंगा क्षेत्र में अचानक से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबे गिरे। हादसा क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण हुआ। अचानक से हुए भूस्खलन की वजह से अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल मेरे पास 6 लोग पहुंचे हैं, जिनमें से सारे ही ऑर्थोपेडिक इंजरी से ग्रस्त हैं। फिलहाल उनके वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं, मगर किसी का पैर टूटा है, किसी को हाथ में चोट है। उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करके फर्स्ट एड दे के हम नारायणा के लिए शिफ्ट करेंगे। भूस्खलन के कारण ट्रैक पर बने शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मलबा हटाने का और राहत बचाव का कार्य जारी है। इधर जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो गया। प्रशासन और पुलिस की तरफ से लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। कटरा से संवाददाता अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कटरा हाईवे पे और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कटरा के बाल गंगा ट्रैक पर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से 3 से 4 यात्री जो हैं वो इंजर्ड हुए। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से अभी तक ज़्यादा कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लंबा जाम है वो यहाँ पर लग चुका है। लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। कई जगहों पे लैंडस्लाइड की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो जलभराव है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी भी जो तेज़ बारिशें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। और यहाँ पे जाम को क्लियर करने की कोशिश में लगातार ट्रैफिक कर्मी लगे हुए हैं। ये कटरा हाईवे है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार अभी भी जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। तो आप देखिए क्या हाल है, वो अभी आपको अंकित भट्ट दिखा रहे थे अपने रिपोर्ट के जरिए। और इस वक्त हमारे साथ अंकित भट्ट बाणगंगा से ही लाइव जुड़े हैं, जहां पर आज सुबह लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। अंकित, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, क्या हाल है वहां पर, क्योंकि ये वो जगह है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं और यहां से जो वैष्णो देवी की यात्रा है उसकी शुरुआत भी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप करुणा, ये वही जगह है जहाँ पे माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। ये पहला पड़ाव है और ये बाणगंगा तस्वीरों में आप देखिए, ये सामने वही इलाका है, ये वही जगह है जहाँ पर सुबह आज लैंडस्लाइड भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि 7 लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा था। उनमें से एक जो यात्री है जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। और TV9 भारतवर्ष से खुद जो एडिशनल CEO श्राइन बोर्ड के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके की ये लैंडस्लाइड थी। अभी भी जो राहत बचाव कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके साथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये वो स्पॉट है जहाँ पर लगातार CRPF के जवान, उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, जो SDRF की टीम है, श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो ये भूस्खलन है, जो मलबा यहाँ पर आया है, उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये पुराना ट्रैक है और अभी फ़िलहाल जो यात्रा है वो रोकी गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। और ये देखिए कितने बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर आए थे सुबह जब ये लैंडस्लाइड हो रही थी। और लगातार कटरा की अगर बात की जाए, कटरा और कटरा के आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए, फ़िलहाल जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। हालांकि
अभी की अगर बात की जाए तो अभी जो यात्रा है वो रोकी गई है। लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। जेसीबी की मशीनें आप देख सकते हैं और ये वही स्पॉट है, ये वही एरिया है। क्या आसार लग रहे हैं अंकित, कब तक भूस्खलन हुआ? ये जो लैंडस्लाइड के बाद रास्ता रुका है, यात्रा को रोकना पड़ा है, कब तक ये पूरा रूट क्लियर करा लिया जाएगा? जल्दी से अगर आप बता सकें। मान के चलिए 2 घंटे जो है वो अभी लग सकते हैं और यहाँ पे लगातार जो काम है वो चल रहा है। युद्ध स्तर पर काम जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से, उसके साथ साथ भारतीय सेना के जवानों को भी आप देख सकते हैं, जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ लगातार काम किया जा रहा है। और ये वो शेड है, ये देखिए किस तरीके से ये शेड यहाँ पर टूटता है। पत्थर किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए बड़े मोटे पत्थर जो है वो यहाँ पर ट्रैक के ऊपर गिरते हैं। ये पुराना ट्रैक है जो यहाँ पर यहाँ से जो घोड़े हैं वो यहाँ से जाते हैं। श्राइन बोर्ड के जो एडिशनल सीईओ है उन्होंने TV9 भारतवर्ष से खुद बात की, बताया कि जो 7 लोग हैं उनकी इंजरी हुई थी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे। उनमें से एक जो कि तमिलनाडु का रहने वाला है उसकी मृत्यु हुई है। और लगातार यहाँ पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। शुक्रिया अंकित आपका, वहां से सीधे हमसे जुड़ने के लिए बाणगंगा से, और दिखाने के लिए कि इस वक्त वहां पर किस तरह से हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, रूट को साफ करने की कोशिश की जा रही है। कितना बड़ा पत्थर है अंकित, हम आपके पीछे देख सकते हैं, जो कि सीधे पहाड़ियों से नीचे आकर इस रूट पर गिरा है। यात्रा रोकी गई है, 2 घंटे तकरीबन तो अभी और लगेंगे इस पूरे रूट को क्लियर करने में। शुक्रिया अंकित आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। मानसून की भारी बारिश पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जनजीवन को प्रभावित कर रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीती रात से ही हो रही जोरदार बारिश ने लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर आए पानी ने अंधेरी सबवे को बंद कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सुबह दफ्तर और कॉलेज जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंधेरी सबवे में पानी भरने की वजह से इसे पहले ही बंद कर दिया गया था। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऐसी स्थिति फिर से बनने के आसार हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सेंट्रल मुंबई में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। निचले इलाकों में जल जमाव के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। घरों में पानी भर गया है। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर पानी का कब्जा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक मुंबई, रायगढ़, पालघर, नवी मुंबई, ठाणे और कोंकण के इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश की चेतावनी को जारी किया। लोगों से समुद्र तट पर नहीं जाने की अपील की है। इधर मुंबई के घाटकोपर और कुर्ला में भी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बारिश ने मुंबई में कई जगह रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बांद्रा से मलाड तक भारी जल जमाव के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी भरने से गाड़ियां रेंग रही है। लोगों को अपने घर या फिर दफ्तर तक पहुंचने में घंटों लग रहे हैं। कई गाड़ियां पानी में बंद हैं, जिससे ड्राइवर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कि बांद्रा, अंधेरी और मलाड के पास हालत बदतर है। ट्रैफिक पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश में जुटी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। SRPF गेट के पास भी भारी जल जमाव से लोग परेशान हैं। इसके चलते बोरीवली से अंधेरी जाने वाला रास्ता जाम हो गया है। गाड़ियां एक तरह से रेंग रेंग कर ही चल रही हैं। लोगों को बाहर निकलने में पसीने छूट रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए हैं और तेजी के साथ काम कर रही है। प्रशासन ने लोगों से कहा कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। हालात पर नजर रखी जा रही है और बारिश कम होने तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। और मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। मुंबई के अंधेरी से TV9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मुंबई में पिछले 12 घंटे से रुक रुक कर लगातार बरसात हो रही है। अभी फिलहाल बरसात तो रुकी हुई है, लेकिन इसका सीधा असर मुंबई के ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा है और मुंबई में जगह जगह जो सड़कें हैं उस पर ऐसा ही लंबा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। यह अंधेरी सबवे से आने वाला इलाका है। अंधेरी सबवे अभी अभी खुला हुआ है क्योंकि बारिश रुकी हुई है, लेकिन अंधेरी सबवे खुलने के बाद अंधेरी वेस्ट, ओशिविरा, वर्सोवा, जुहू, जेवीपीडी का जो पूरा ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं कि अंधेरी रेलवे स्टेशन से सीधे हाईवे पर जाने वाले रूट पर पड़ा है और आप दूर तक देख सकते हैं, दूर तक आपको ट्रैफिक नजर आएगा। जो लोग इस ट्रैफिक में फंसे हैं वो अपने कामकाज पर जाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक में फंसने के कारण अपने काम पर, अपने गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंच रहे हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही ट्रैफिक जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है उस पर हमने अभी देखा, मालाड से लेकर बांद्रा तक दोनों तरफ पूरा जाम है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नेशनल हाईवे 707 लैंडस्लाइड के चलते लोगों के लिए मुसीबत बन गया। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। डरा देने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की, जहां नेशनल हाईवे 707 फिर टूट गया है। पावंटा साहिब से शिलाई गुमा होते हुए शिमला को जोड़ने वाला ये रोड लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। रोड बंद होने से शिलाई क्षेत्र के 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क एक बार फिर टूट गया है। सबसे ज्यादा मार टमाटर उगाने वाले किसानों पर पड़ी है, जो हर साल दिल्ली की मंडियों में अपनी फसल बेचकर घर चलाते थे। सड़क बंद होने की वजह से उनकी फसल खेतों में ही सड़ रही है। किसान ही नहीं, रोजगार दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, बीमारियों और स्कूली बच्चों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या ठप हो गई है। वहीं नेशनल हाईवे पर काम कर रही निर्माण कंपनियां रास्ते खोलने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश और खराब मौसम ने राहत कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग भी तेज बारिश का अलर्ट जारी कर चुकी है। लोगों का कहना है कि अगर हालात पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाला दिन और भी कठिन भरा हो सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल के मंडी की तस्वीरें, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। ये देखिए तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बाइक सैलाब में फंसी हुई है, लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी के ताजा हालात हैं, नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। और वहीं राजस्थान के कई जिलों में बीते 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। राजस्थान में मानसून की बारिश आफत बन गई है। राज्य के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही भारी बारिश का असर नदी, बांध और तालाब में नजर आ रहा है। नागौर में तालाब भर गए हैं और पानी बाहर आ गया है। सड़क पर सैकड़ों मछलियां तैरती नजर आई। सड़कों पर मछलियों को तैरता देख मौके पर भारी भीड़ जुट गई और लोग मछली पकड़ने लग गए। जबरदस्त बारिश के बाद अजमेर में पानी ही पानी है। अजमेर के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जनजीवन थम सा गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर, दुकानों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोग घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लूणी और बांडी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बालेसर में जाटी भांडू बांध फटने के बाद आसपास के गांव में पानी भर गया और इसकी वजह से पानी गांव के अंदर घुस गया और गांव की सभी सड़कें जलमग्न हो गई। बालेसर में 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि शेरगढ़ में एक बांध टूटने के बाद खेत और बस्तियों में पानी भर गया। और वाराणसी में गंगा के साथ वरुणा नदी भी उफान पर है। वाराणसी के सभी घाट जलमग्न हो गए। नदी का पानी अब शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीरें वाराणसी में गंगा नदी के बढ़े जलस्तर की है। तेजी के साथ बढ़ता गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पास तक पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वरुणा में प्रवाह काफी तेज हो गया है। वाराणसी का नमो घाट भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। बाढ़ के हालात के चलते शहर के कई इलाके भी प्रभावित हैं। कॉलोनी के सैकड़ों घर में पानी भर गया है। प्रशासन ने ज्ञान प्रवाह के पास एक बड़ा और 4 छोटे पंप्स लगाए हैं। हालात से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुटा है। 46 माध्यमिक और परिषदीय स्कूलों को बाढ़ चौकी में बदल दिया गया है। इन चौकियों में बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने और भोजन पानी का इंतजाम किया जा रहा है। स्कूलों के करीब 10,000 छात्रों को आसपास के विद्यालयों में भेजा जाएगा। जल पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर है और लगातार निगरानी कर रही है।
मौसम विभाग और सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल गंगा के जलस्तर में गिरावट के कोई संकेत नहीं है। इससे आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज की तस्वीरें, जहां गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और अब ये नदी उफान पर है। ये देखिए आप, शहर के निचले और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। बाढ़ के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो ये देखिए संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने और यहाँ पर गंगा और यमुना का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर भी गया है। ये देखिए आप, और कई ऐसे इलाके हैं रिहायशी जहां पर नाव चलाती पड़ रही है। और राजस्थान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के जयपुर में 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। विपिन नाम के युवक की हत्या की गई है। अनस खान नाम के शख्स पर विपिन की हत्या का आरोप लगा है। हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। और जानकारी ये मिल रही है कि जो अभियुक्त है अनस, उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लिखा है कि बदला पूरा हुआ। तो जयपुर विपिन हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो आप देखें, जयपुर में विपिन नाम के शख्स की हत्या की गई और यह देखिए कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो इसमें अभियुक्त है अनस। यह बताया जा रहा है कि उसने वारदात को अंजाम देने के बाद लिखा कि बदला पूरा हुआ। और ध्वज आर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ध्वज, क्या जानकारी सामने आ रही है और क्या पूरी वजह अभी तक पता चल पाई है? पुलिस की कार्रवाई, सब कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए आपसी रंजिश का पूरा मामला। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये पूरा आगरा रोड है और आगरा रोड पर ये जयपुर से आगरा का जो बाईपास है, यहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं तमाम जो लोग, और आप देख सकते हैं इनके परिजन हैं वो धरने पर बैठे हैं और इनकी एक ही मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, ये कल रात की घटना है, 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है। और जब ये हिंदू युवक था जो कि इसको बुलाया गया और 8 से 9 लोग जो कि आरोपी थे वो यहाँ पर इसको बुलाकर इसको पूरी तरीके से 14 चाकुओं से वार किए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो धरने पर हैं परिजन बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ में समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजपूत करनी सेना के लोग भी पहुँचे हैं। सर, क्या मांगे हैं सर? हमारी मांगे हैं कि ये जो मुगलों की औलादे हैं इनका एनकाउंटर होना चाहिए और इस नायक समाज के साथ में राजपूत समाज, सर्वे समाज इसके साथ में खड़ा है। हमारी एक ही मांग है, उन मुगलों की औलादों का जो इस लड़के को मारने में जितने भी लोग थे उनका सबका एनकाउंटर होना चाहिए। अगर ये एनकाउंटर नहीं हुआ तो आपको विश्वास, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना दूंगा मैं इसको। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं राजधानी जयपुर की, जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है और 14 वार किए गए हैं चाकुओं से। उसके बाद में सोशल मीडिया पर भी डाला है कि बदला पूरा हुआ। नहीं, बदला अभी पूरा नहीं हुआ। इन मुगलों की औलादों को बता देंगे और आपको बता देंगे कि जो इन्होंने मीडिया पे डाला है। सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जयपुर में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। शुक्रिया ध्वज आपका। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल 2006 में लोकल ट्रेन में हुए ब्लास्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सभी 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। मुंबई में साल 2006 में दिल दहला देने वाली आतंकी घटना हुई थी, जिसे 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के नाम से जाना जाता है। ट्रेन ब्लास्ट केस में 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें से 5 को पहले ही मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी। हाईकोर्ट ने सभी को निर्दोष करार देते हुए तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जो भी सबूत पेश किए गए थे उसमें कोई ठोस तथ्य नहीं था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दुखद बताया है। 2006 मुंबई बॉम्ब कोर्ट, आज मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है बहुत दुख हुआ है, धक्का लगा है। एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए, मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त एक छात्रा की नीचे गिरकर मौत हो गई। उसे बचा रहा जो यात्री है वो भी घायल हो गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन की है, जहां पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मैसूर जयपुर एक्सप्रेस बैतूल स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी थी। जयपुर की रहने वाली 20 साल की अमृता नायर B3 कोच में सवार थी। वो स्टेशन पर पानी और नाश्ता लेने के लिए नीचे उतरी थी। जैसे ही ट्रेन दोबारा से चलने लगी, वो जल्दबाजी में वापस चढ़ने की कोशिश करने लगी। कोच के दरवाजे पर खड़े एक यात्री ने उसे खींचकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर गए। अमृता ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोका गया। रेलवे स्टेशन सुरक्षा कर्मियों ने घायल यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पूरा हादसा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जीआरपी ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों का कहना है कि लड़की के सिर में गंभीर चोट लगी थी और इसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन को चेन पुलिंग के द्वारा रोका गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। और अब बात संसद के मॉनसून सत्र की। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर पर डिटेल चर्चा की डिमांड ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही थी और इसी को लेकर लगातार विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे और विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। इधर मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। पीएम ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का सामर्थ्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम में क्रूर हत्या से दुनिया चौंक गई। उन्होंने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब कर दिया। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया और एक स्वर से आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं। और पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश ने एकता की ताकत देखी। उन्होंने कहा कि दलहित में मत भले ही ना मिले,
लेकिन देशहित में मन मिलने चाहिए। मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। और आज संसद सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी। ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। और संसद के मानसून सत्र के पहले दिन है ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के साथ विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष जितने भी घंटे की चर्चा चाहता है, हम उसके लिए तैयार हैं। सदन के सभी सम्मानित रक्षा से संबंधित जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। और देखिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान, स्पीकर विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के बराबर मौका मिले, हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता। तो आपको बता दें कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है
कि जो पहलगाम अटैक हुआ और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया, तमाम मसलों को लेकर जो विपक्ष है वो चर्चा करना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि स्पीकर विपक्ष को बोलने नहीं देते। कि सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर? जो प्रधानमंत्री बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। और वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता संसद के भीतर। सरकार अगर तैयार है तो सदन में चर्चा कराई जाए। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन। मैम, क्या पीएम को जवाब देना चाहिए? आप लोग की ये मांग है? मैम, आर यू सेइंग रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is a leader of the opposition. और चलिए अब बात बिहार की। बिहार विधानसभा परिसर में मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने कई मुद्दों पर तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया। सरकार शर्म करो। पटना विधानसभा के बाहर विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन है। विधानसभा के बाहर विपक्षी नेताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किए। विपक्ष ने इन तख्तियों के जरिए बिहार में गुंडा राज का आरोप लगाया और राज्य में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। मामले पर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अपोजिशन की बात सुनते नहीं, अपोजिशन के सलाह को न यहाँ की सरकार सुनती है न देश की सरकार सुनती है। ऐसे सिचुएशन में अपोजिशन के पास जनता के सवालों को लेकर के हम घेर घेराव करेंगे। आप लोग सदन के अंदर बाहर हर जगह घेर घेराव होगा। सच है जो उसके प्रति आएगा। देखिए, शासन में जिस तरह अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, और आज कोई माइकल लाल नहीं बोल सकता है कि अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। किसी भी गुफा में बिल में भी होगा अपराधी तो उसको घींच कर सरकार लाती है और उसको सजा भी दिलवाती। और बिहार विधानसभा के सत्र से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेफ्ट पार्टियों के विधायकों ने काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर मार्च निकाला। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों का यह सत्र पहले दिन से ही जोरदार हंगामे में चल रहा है। इस सरकार का यह आखिरी सत्र है, यानी 17वीं विधानसभा का जो ये सत्र है उसका ये आखिरी आज सत्र है, ये समापन है। 5 दिनों का सत्र है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति, इसको लेकर के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग अलग प्रदर्शन कर रही हैं। जैसे यहाँ सब विपक्ष ने विधानसभा के जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो पोर्टिको है, वहाँ पर प्रदर्शन किया। अब देखिए, वाम दलों के जो विधायक हैं वो विरोध में काले कपड़े पहन करके और यहाँ पर पहुँचे हैं। ये काला कपड़े पहने हैं, क्या कह रही हैं, क्यों काला? आज बिहार के लिए काला अध्याय है। शहीदों के सपनों को ये सरकार चूर चूर कर रही है। लोगों ने शहादत दे करके लोकतंत्र हासिल किया है। आज उसे एसआईआर ला करके जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है, अघोषित आपातकाल लगाया जा रहा है। इधर बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट से
गरीबों के नाम हटाए जा रहे हैं। अगर कोई लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास करेगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले। हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। अपराध तो है ही बढ़ा हुआ, लेकिन हम सब लोग हर एक मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षण है, कार्य स्थगन प्रस्ताव है, तो देखते हैं। हमने तो सभी नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को लेकर के, और पार्लियामेंट में भी लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग। और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी। पटना के पालीगंज में एक और युवक की हत्या हो गई है। आदित्य नाम के शख्स की हत्या की गई है। आदित्य नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तफ्तीश शुरू हो गई है। पटना के पालीगंज का यह इलाका जहां पर एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आदित्य सिंह इस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसका मर्डर कर दिया गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटना के पालीगंज का यह इलाका है। जानकारी ये मिल रही है कि वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्या के पीछे कौन है। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुपेश, आदित्य सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में क्या ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो वारदात हैं बिहार में एक के बाद एक, चाहे छपरा हो, फिर उसके बाद से पटना में आप देख लीजिए। पटना में एक अनुसंधान होता नहीं है, कुछ अपराधियों को पुलिस पकड़ती नहीं है कि अगली घटना यहाँ पर हो जाती है। अभी देखिए, पटना से लेकर के और बक्सर से लेकर के कोलकाता तक, कोलकाता से कुछ अपराधियों को पकड़ करके जो शूटर दिख रहे थे, उसमें से जो मुख्य शूटर है तौसीफ बादशाह, उसको लेकर के कोलकाता से बिहार की पुलिस यहाँ पहुंची है। उसे अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसे रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके पहले अगली घटना हो जाती है। अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। यहाँ अपराध को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है, SIR और अपराध। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कहा कि बिहार में जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उस पर भी अलग से एक बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से बिहार नहीं संभल रहा है, मुख्यमंत्री अचेत हैं। किस तरह से पुलिस मुख्यालय कुछ और बयान दे रहा है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि क्राइम के फिगर को जीरो करना संभव नहीं है। पुलिस कह रही है कि अप्रैल, मई, जून के महीने में किसानों के पास कोई काम नहीं होता है, लिहाजा अपराध बढ़ा रहता है। इसको लेकर के अलग कटघरे में है। पुलिस मुख्यालय माफी मांग रहा है, सरकार इसको जस्टिफाई कर रही है, लेकिन अपराधी अपना काम कर रहे हैं। घटना दर घटना, एक घटना का अनुसंधान अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता है। पुलिस कहती है कि हमको अगर इनकाउंटर करना होगा तो हम इनकाउंटर करेंगे। इनकाउंटर हुआ भी है, लेकिन इनकाउंटर होने के बाद भी ये जो अपराध है उस पर लगाम नहीं लग पाया है। इस आदित्य सिंह की हत्या की बात हो रही है, या फिर उसके पहले देखिए जिस सुबह सुबह पारस अस्पताल में एक व्यक्ति को 32 गोलियां मारी गई, उसी दिन रात में एक महिला की हत्या फुलवारी शरीफ में कर दी जाती है। बिल्कुल, एक के बाद एक लगातार वारदात सामने आ रही है और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका रुपेश इस जानकारी की। और देखिए, आगरा धर्मांतरण केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। पीड़िता के पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए। दोनों लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया। दोस्त साइमा ने ही बेटियों का ब्रेन वॉश कराया। कश्मीर में निकाह कराने की तैयारी थी। ये जो लड़कियां उनके पिता की तरफ से खुलासा किया। आपकी दोनों बेटियां इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन का शिकार हुई हैं गैंग का। किस तरीके से शुरुआत हुई? कहां से आपकी बेटी को रेडिकलाइज किया जाने लगा? वर्ष 2021 कोविड के टाइम से पहले ही उसका रेडिकलाइजेशन किया गया। कुछ युवतियाँ जो कश्मीर से पढ़ने आगरा लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट खंडारी में आती थी, और उसके अलावा वो MPhil की PhD की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो हमारी बेटी भी PhD की कोचिंग ले रही थी, तो उसके साथ उसकी
दोस्ती हो गई और दोस्ती में ही उन्होंने इस्लाम के प्रति उन्होंने अपना उसको समझाना शुरू कर दिया, ब्रेन वॉश किया, धर्मांतरण के प्रति आक्षेप किया, मुस्लिम इस्लाम के प्रति उसका धीरे धीरे झुकाव बढ़ता चला गया। तो एक दिन वो उसके साथ जम्मू चली गई। जब वो 18 साल से कम की थी तो इन्होंने टारगेट चुन लिया था, तय हो चुका था कि जैसे ही बेटी 18 की होगी उसको बुला लेंगे, और जब वो 18 की हुई तो उसको कोलकाता ले गए। दोनों साथ चली गई, दोनों साथ चली गई। और भारतीय सेना को जल्द ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की ताकत मिलने वाली है। डिफेंस सोर्सेस का मानना है कि राजस्थान के जोधपुर में 22 जुलाई को सेना में अपाचे हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया जाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहले से ही शामिल है। अब यह थल सेना में शामिल होकर जमीनी ऑपरेशन को सफल बनाने में कारगर साबित होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को इनकी जबरदस्त मारक क्षमता और भारी हथियारों से लैस होने की खूबी की वजह से उड़ता हुआ टैंक या फिर हवा में टैंक भी कहा जाता है। 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक कैनन से ये चलते फिरते दुश्मन को भी निशाना बना सकते हैं। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम लगा है जो जटिल युद्ध क्षेत्र में भी प्रभावी साबित होते हैं। इसमें एंटी टैंक मिसाइलें लगी हैं जो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में सक्षम है। रॉकेट पॉड्स लगे होने की वजह से दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी कर सकते हैं। नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम के कारण ये दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। पहले फेज में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में से 3 भारत पहुंचेंगे। इन तीनों को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर्स की खरीद 2020 में अमेरिका के साथ $600 मिलियन के सौदे के तहत हुई थी। वहीं सोर्सेस का यह भी कहना है कि आने वाले नए हेलीकॉप्टर्स को पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा।